जब अर्जुमंद बानो बेगम का इंतकाल हुआ, जो मुमताज़ महल है, मतलब शी इज़ अ टीनेजर, प्रॉब्ली 16-17 की है, एंड ओवरनाइट शी इज़ मेड द पादशाह बेगम, द लीडिंग लेडी ऑफ द इम्पीरियल हैरम। औरंगजेब को ये एक अपॉर्चुनिटी की विंडो दिखती है कि ये है एक जिसको मैं अपनी तरफ खींच सकता हूँ। Divide and rule. But are there stories that are not so common and you have come across them? फिरोशा कोटला जो अशोकन पिलर है वहाँ पे, हाँ, कि भाई यहाँ जिन्नात रहते हैं, उसके ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट जिन है वो रहते हैं। रामायण के भी कई वर्जन्स हैं। रामायण के एक वर्जन में दे से दैट सीता वाज रावण's डॉटर। लाल बहादुर शास्त्री के गुजरने के बाद कि इंदिरा गांधी को फ्रंट फेस बना देते हैं, लिटरली दे सेड वी विल रिमोट कंट्रोल हर, और उनको गूंगी गुड़िया और क्या क्या कहा गया। उन्होंने क्या बताया आपको उस टाइम के बारे में? पाकिस्तान में वो जहाँ अकालगढ़ में थे, उनको उनके पड़ोसियों ने ही बचाया जो कि मुसलमान थे। वो सब औरतों ने पल्लू में थोड़ा जहर भी बांधा हुआ था, क्योंकि ये बहुत सुनने में आ रहा था कि उन्हें उठा के लेके जा रहे हैं दूसरी कम्युनिटी के लोग। एक ऑपरेशन चला था दोनों सरकारों के बीच में औरतों को वापस रिट्रीव करने का। 9 साल चला। इतना उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ कि उन औरतों ने बाद में जाके सुसाइड कर लिया। Hi, this podcast is with Nitika Arora. She is a historian and co-founder of Darwish Heritage Walks based out of Delhi. Incredible woman with incredible stories about Delhi. I hope you enjoy it. आप तो बहुत डीप में हिस्ट्री को समझते हो, पढ़ा है। क्या ऐसा सही है कहना कि ह्यूमन पैटर्न्स एंड ह्यूमन ईगो हिस्टोरिकली सेम ही रहा है? बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे मतलब है तो ह्यूमन बीइंग्स ही ना। व्हाइल आई वाज रीडिंग अबाउट द मुगल डॉटर्स, जब अर्जुमंद बानो बेगम का इंतकाल हुआ, जो मुमताज़ महल है, तो उनके मरने के समय जहानारा भी बहुत मतलब शी इज़ अ टीनेजर, प्रॉब्ली 16-17 की है, and overnight she is made the Padshah Begum, the leading lady of the imperial harem. So she has a lot of duties to take over, and the entire zanana वो उनकी तरफ अब अपना रिस्पेक्ट और पूरा ध्यान उस तरफ है। जो उनके वालिद हैं शाहजहां, वो भी कहते थे कि उनकी तरफ पार्शल थे, बड़ी बेटी की तरफ खासकर। बैटल ऑफ सक्सेशन जब शुरू होता है भाइयों के बीच में, जब शाहजहां इज़ नॉट कीपिंग वेल, और औरंगज़ेब को ये एक पूरा एक अपॉर्चुनिटी की विंडो दिखती है कि ये है एक जिसको मैं अपनी तरफ खींच सकता हूँ। डिवाइड एंड रूल। और वो रोशन आरा उनकी तरफ झुक जाती हैं, और वो उनको सारा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे दिल्ली और आगरा में क्या चल रहा है मुग़ल कोर्ट में, क्योंकि औरंगज़ेब डेक्कन में है उस टाइम, बट वो एक एक खबर उनको दे रही हैं। औरंगज़ेब के लिए भी कहा जाता है कि उन्होंने शायद बचपन से ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सौतेलापन अपने वालिद के व्यवहार में अपनी तरफ फील किया कि दारा शिकों को ज़्यादा तवज्जो देना, उनको अलग तरीके के टाइटल्स देना, उनका जो एनुअल स्टाइपेंड था वो सब बेटों से सबसे ज़्यादा था, डिक्लेयरिंग दैट ही विल बी द हेयर टू द थ्रोन। सो यू सी के एक पार्शियलिटी तो है, और वो फिर हाउ इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन कि कैसे एम्पायर आगे अनफोल्ड हुई, लड़ाइयाँ हुई आपस में। और फिर उनसे पहले उनके वालिद ने एक बड़ा सही एग्जाम्पल कहे, मतलब ही वॉज ट्रू टू हिज टाइम। शाहजहाँ जैसा भी उन्होंने उस टाइम सही सोचा किया कि जब वो गद्दी पे आए तो उन्होंने सारे अपने जो भाई थे या और कंटेंडर्स थे थ्रोन पे, अपने कज़न्स वगैरह सबको लगभग मरवा कर वो गद्दी पे आए। तो एक एग्जाम्पल सा उन्होंने ब्लडशेड का सेट कर दिया, जो फिर आगे उनके बेटे भी फॉलो करेंगे और आने वाली मुगल जनरेशंस वो प्रेसिडेंट सेट हो गया ना कि हाँ ऐसा कर सकते हो। बिल्कुल। तो आपको दिखता है कि अपनी लाइफ की झलक एट अ वेरी कोर ह्यूमन लेवल आपको दिखता है कि इट्स ऑल द सेम। तो ये जब इमिग्रेंट्स आए तब यहाँ पे क्या था उससे पहले, 1947 से पहले क्या था? ये कुछ ही एरियाज थे जिनमें बसावट थी। काफ़ी दिल्ली ऐसे
खुला। एक्चुअली हाँ, और उन एरियाज़ को फिर गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड था उस तरीके से उसको टेक ओवर किया। अच्छा, और उस टाइम पे ऐसे कच्चा लैंड भी अवेलेबल था। अब साउथ तो दिल्ली विजुअलाइज तो करना ही मुश्किल है। काफ़ी हद तक बाद में ही जाके बनी है, 60s वगैरह में डेवलप हुई है। कहते हैं कि लोधी रोड तक का ही ज़्यादा एरिया में बसावट थी, उसके बियॉन्ड कुछ खास नहीं था। एंड देन धीरे धीरे 60s में ये सब डेवलप हुआ और कॉलोनीज़ ये बनी एंड पीपल स्टार्टेड, यहाँ पे रिहाइश शुरू हुई। हमारी जो वॉक है वो जनरली हम पुराना किला में करते हैं ये वाली, बिकॉज इट वाज यूज्ड एज अ रिफ्यूजी कैंप। तो ये काफ़ी पॉपुलर रिफ्यूजी कैंप्स थे, पुराना किला और हुमायूंस टूम निज़ामुद्दीन स्टेशन के पास थे, जहाँ से ट्रेन्स जा रही थी पाकिस्तान को। और लेटर ऑन दे वर ऑल्सो यूज बाय रिफ्यूजीज़ जो वेस्टर्न पंजाब से इस तरफ दिल्ली मूव कर रहे थे। तो a lot of them were housed in these structures, even in Firoz Shah Kotla, even in Tughlaqabad Fort temporarily. मेरे अपने दादा दादी आर्मी बैरिक्स में रहे थे आनंद पर्वत में कुछ टाइम टेम्परेरीली। उन्होंने क्या बताया आपको उस टाइम के बारे में? पाकिस्तान में वो जहाँ गुजरांवाला में अकालगढ़ में थे, उनको उनके पड़ोसियों ने ही बचाया जो कि मुसलमान थे। तो जब इनके घर पे अटैक हुआ तो पड़ोसियों ने जो एक जत्था अटैक करने आया था ग्रुप, उनको बोला कि ये लोग तो भाग गए हैं यहाँ से, तुम आगे जाओ, यहाँ कोई नहीं है। बट ये लोग अंदर छुपे हुए थे। ये मुझे मेरी दादी ने बताया। उन्होंने बताया कि आर्मी के ट्रक्स आए थे इधर से लोगों को ले जाने, इंडियन आर्मी के, तो उसमें बैठकर वो लोग आए। एज इन माई नानी वॉज प्रेगनेंट विद माई मॉम, हेविली प्रेगनेंट, बिकॉज आगे दिसंबर में जाके माई मदर वॉज बॉर्न इन 1947। सो बट उस स्टेज में राइट्स के बीच में इस तरीके से ट्रैवल कर पाना, सब कुछ छोड़ के अपना, टू अ सिटी दैट दे हैड नेवर बिन टू, कुछ भी लेके नहीं निकले, बस भाई थोड़ा बहुत जो सामान हाथ में कुछ भी ले लिया, थोड़ा गोल्ड पैसा व्हाटएवर। मम्मी की नानी वगैरह जो थी उनको बताती थी कि वो सब औरतों ने पल्लू में थोड़ा जहर भी बांधा हुआ था, क्योंकि ये बहुत सुनने में आ रहा था कि औरतों के साथ बदसलूकी हो रही है या उन्हें उठा के ले के जा रहे हैं दूसरी कम्युनिटी के लोग। तो उनको ये था कि अगर ऐसा कुछ हो उससे पहले ही हम जहर खा लेंगे। सुना है मैंने। तो ये बड़े टेरराइजिंग स्टोरीज़ हैं जो बचपन में हमने सुनी थी उनसे। आई वॉज लिसनिंग टू वन इंटरव्यू कि बहुत सारी औरतों के बारे में जब बात होती थी पार्टीशन के बाद, कि वो एक बुआ थी, वो एक चाची थी, तो काफ़ी फैमिलीज़ में ऐसे विमेन जो गायब हो गई थी। कभी छोटे बच्चा कोई बड़ा हुआ, उसने पूछा उसे कोई या फ़ोटो में दिखी, तो ऐसे गोलमाल कर देते थे वो, तो उसको तो मार दिया, उन्हें तो खुद छाल मार देती, भाई वो कुएं में कूद गई उस टाइम जब भाग रहे थे ये सब। बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्नॉलेज कि नहीं उसको उठा के एक्चुअली ले गए हैं, और शायद वो बॉर्डर के अक्रॉस आज मिसेस सो एंड सो बन के रह भी रही है, उसके उस परिवार में उस आदमी के साथ बच्चे भी हैं, हु वॉज प्रॉबेबली हर एबडक्टर। यू नो, सेंट्रल रिकवरी ड्राइव चली थी, एक ऑपरेशन चला था दोनों सरकारों के बीच में औरतों को वापस रिट्रीव करने का। 9 साल चला। हिंदुस्तान से तकरीबन 22,000 मुसलमान औरतों को रिट्रीव किया गया वहाँ, और वहाँ से 8,000 हिंदू औरतों को वापस लाए। बट अ लॉट ऑफ दीज वुमेन वर कार्टेड अक्रॉस द बॉर्डर्स अगेंस्ट देयर विशेस, बिकॉज उनका एबडक्टर्स के साथ अब उनकी शादियाँ हो चुकी थी, उनका धर्म बदल चुके थे, वहाँ उनके बच्चे भी थे, तो they didn't want to lose everything all over again. But a lot of them were forcefully also brought back, और फिर उनको उनके families के सुपुर्द किया। But these women were worse than dead because they were living examples to their fathers, brothers, husbands of their masculine failure. और इसी को आर्टिस्ट लोगों ने अपने तरीके से they have lamented about this situation when फैज़ अहमद फैज़ says कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। फलक
के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। When Amrita Pritam is saying कि अज अखां वारिस शानू कि तू कबरां विचों बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का खोल. So Waris Shah, the 18th century poet who's written about Heer Ranjha, and she says कि एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन. जब एक हीर रोई तो तूने कितना कुछ लिख डाला. अज लखां धीआं रोंदियां तेनू वारिस शाह नू कहण कि उठ दर्द मंदा दिया दर्दिया उठ तक अपना पंजाब. अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी चनाब. But despite all this, see where are we standing today? Today. Probably at the brink of another war situation. That's what. That's exactly where it's like इतना सब हो गया हम अभी तक तो उसी से ही निकल रहे हैं. डेवलपिंग नेशन ही हैं forever and we are back to square one almost. You've been doing some walks on the stories of marginalized voices. We do a walk called Masakali and the Empress in Turkman Gate area. कुछ important historical landmarks उस एरिया के दिखाते हैं और एक बड़ा important historical landmark है रज़िया सुल्तान की मज़ार. तो ये सब तुर्कमान गेट में है. और रज़िया का इसलिए काफ़ी important हो जाता है कि वन एंड द ओनली वुमन रूलर ऑफ दिल्ली उनको कहेंगे सल्तनत पीरियड के टाइम पे 1200s में एक बहुत छोटे टाइम के लिए वो बनती हैं रूलर. थिंकिंग कि भाई वील मनूवर हर फ्रॉम द बैकग्राउंड, शी विल बी जस्ट द फ्रंट फेस बिकॉज एनी हाउ ब्लड लाइन सेम है, बादशाह की बेटी हैं. बट she had a mind of her own. Yes, so she starts ये जो अपना concentration of power है इन मिनिस्टर्स के बीच में उसको तोड़ना, नए फेसेस को लेके आना फोर फ्रंट पे, अपने जो उनके पसंदीदा हैं या लॉयल लोग हैं उनको लेके आना. She got coins minted in her own name, you know, in a very short while. 4 years she roughly ruled, and then she's captured by one of her own ministers later on. You know, battle happens, but then even there she takes a very pragmatic decision. वो उसी से शादी कर लेती हैं, and then they decide again to plan and re-attack Delhi to take back the throne from one of her other brothers. तो ये सब करना. So ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि औरतों को हम कैसे देख रहे हैं. अक्सर इस तरीके की जब भी मैं इन वॉक्स की स्पेशली विमेन सेंटर्ड वॉक्स पे काफ़ी लोगों ने हमसे इंटरव्यूज़ में पूछा है, तो एक बात मैंने हमेशा दोहराई है कि वही रोमांटिसाइज करके ना औरतों को देखना, डीकॉन्टेक्चुअलाइज करके देखना उस समय से, उस सिचुएशन से पूरा हटा के डीपोलिटिसाइज डीकॉन्टेक्चुलाइज करके कि सडनली वो मर्दानी बन गई, सडनली कुछ उसमें शक्ति आ गई, ओवरनाइट शी टर्न्ड इनटू दिस वुमन हु इज ऑल पावरफुल. नहीं, ऐसा नहीं होता है. They were smart women. They had that political acumen. They were very sharp. They knew their politics and they played it well. और उसको acknowledge करना उस तरीके से historically नहीं किया गया. ego आता है. शायद नहीं किया गया उस तरीके से acknowledge. तो उसको फिर romanticize क्योंकि acknowledge करने वाले तो many ज़्यादा वॉल्यूम में तो मैं नहीं रहे हैं ना. हाँ, उन्होंने ही लिखी है हिस्ट्री. तो कहीं उनके लिए डिफिकल्ट रहा होगा कि कैसे, हाउ कैन वी एक्नॉलेज कि शी वाज मेड फॉर इट. या लाइक आई वाज रीडिंग समवेयर कि महामंगा जो अकबर की मिल्क मदर थी, उनके मरने के बाद मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे उनका बेटा एक और अकबर के बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट और जनरल को मारता है, अतागा खान को, आदम खान. और आदम खान को सज़ा देने के लिए अकबर कहते हैं कि इनको आगरा फोर्ट से नीचे फेंका जाए. वो जब मर जाते हैं तो अकबर जाके उनकी माँ को ये खबर भी देते हैं क्योंकि वो महामंगा की काफ़ी इज्जत करते हैं. तो बताते हैं कि आपके बेटे ने ऐसा किया तो मुझे उसे सज़ा देनी पड़ी. और फिर इस दुख में बहुत जल्दी महामंगा का भी इंतकाल हो जाता है. दोनों को आदम खान टूम में दफनाया गया था जो महरौली में है. बट बाद में अकबर के ऊपर एक जानलेवा हमला होता है. पुराना किला और
उसके सामने जो खैरुल मनाजिल मॉस्क है जो महामंगा ने ही बनवाई थी, वहीं से कोई आदमी कहते हैं कि अकबर पे एक जानलेवा हमला करता है, जिसके पीछे ये माना जाता है कि उनको भेजने वाले कुछ जो थे, एक लॉबी थी, वो महामंगा को पसंद करते थे, उनके एक तरीके से फॉलोअर्स थे कह लें। और जब उनके साथ इस तरीके से हुआ तो उनका आक्रोश अकबर की तरफ था, तो उन्होंने ये जानलेवा हमला कराया। पर हिस्टोरिकली कई बार इस बात को दबाया जाता है, बिकॉज इन अ वे जब आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं तो आप महामंगा के पॉलिटिकल क्लाउट और प्रेजेंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो वो चीज़ जो कि कभी भी अनाउंस्ड नहीं रहा है, मतलब उनका इंट्रोडक्शन ही एज मिल्क मदर ही रहा है, एज इफ हाँ वही आइडेंटिटी है। हाँ, वो भी जब तक अकबर अपने फुल फॉर्म में नहीं आए तो वो भी काफ़ी चीज़ें फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स, शी वाज आल्सो कंट्रोलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये बहुत चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं देखनी, सुननी, पढ़नी। और दिल्ली में कुछ कुछ चीज़ें तो सारी फेमस हैं अपना, ये कुतुब मीनार, लाल किला, ये सब तो आई थिंक एवरी टूरिस्ट हैज सीन इट, वी ऑल हैव सीन इट 50 बार। बट आर देयर स्टोरीज दैट आर नॉट सो कॉमन एंड यू हैव कम अक्रॉस देम? अगर हम फिरोजशाह कोटला फोर्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें जो पूरा जिन्स वाला एक पूरा एलिमेंट है, हाँ, वो क्या है? अगर आप इसकी 14th सेंचुरी फोर्ट है ये फिरोजशाह कोटला जो फिरोज तुगलक ने बनवाया, पर अगर आप इसका उस समय की हिस्ट्री पढ़ो तो जिन्स का कोई मेंशन नहीं है। पर अभी 20th सेंचुरी फिनोमिनन है इमरजेंसी के टाइम के आसपास का, कि भाई यहाँ जिन्नात रहते हैं। और जो अशोकन पिलर है वहाँ पे, हाँ, दैट इज़ नोन एज लठ वाले बाबा, या एटलीस्ट के उस पिलर पे वो जिन बाबा का लठ है, और उसके ऊपर जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिन है वो रहते हैं, उनका नाम है लठ वाले बाबा। इस तरीके से उनको एड्रेस किया जाता है। ये किस सिचुएशन में बन गई कहानी? ये कहते हैं कि और ये कहानी है कि सच है? मानो तो सच है, ना मानो तो कहानी है, बिकॉज अच्छा। मैंने कई बार वहाँ जाके देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि लोग वहाँ आते हैं, बड़ी शिद्दत के साथ पूजा पाठ करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, और आप उनसे बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि भाई जिन बाबा के दरबार में हम आए हैं अपनी, जैसे हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहे थे कि उनके दरबार में लोग शिकवा लेके आते थे, आप यही शिकवा शिकायत लेके डायरेक्ट जिन बाबा के दरबार में जा सकते हैं। एक तरीके से झरोखा दर्शन जो है, कि जो हम बात मुगलों के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे, कि लोग सीधा चाहते हैं दैट फिगर ऑफ अथॉरिटी जो है उन तक अपनी बात डायरेक्ट लेके जाएं, तो ये जिन बाबा के पास ही। किसी ने देखा है जिन? कहते हैं कि वो शेप शिफ्टर्स होते हैं, वो ह्यूमन फॉर्म में भी आपको दिख सकते हैं, एनिमल्स के फॉर्म में भी दिख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि लोग कुत्तों को भी कुछ खिला रहे हैं, चील गिद्धों को भी खिला रहे हैं, कौओं को भी खिला रहे हैं, बिकॉज यू नेवर नो कि वो किस फॉर्म में आ जाए, इंसान के फॉर्म में भी आ सकते हैं। और ये कहते हैं कि जब इमरजेंसी के टाइम पे बहुत सारे लोगों को ओल्ड दिल्ली की साइड से निकाल के एक क्लेनलीनेस ड्राइव सो एक तरीके से चली दिल्ली को साफ करने की, ब्यूटिफाई करने की, तो उसमें काफ़ी लोगों को वहाँ से हटाया गया था और फिर उनको अलग अलग रिहैबिलिटेशन कॉलोनीज़ में डाला गया, ट्रांस यमुना से लेके दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में। तो एक तबके में ये बहुत आने लगा कि सरकार ही हमारी जो माई बाप है वही अब हमारे अगेंस्ट हो गई है, हमारे साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार कर रही है। तो देन दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ पैरेलल सिस्टम ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल, और तब एक तरीके से कहते हैं कि एक अपने आप ही कहते हैं ना, जैसे एक बात सी चल पड़ी कि भाई यहाँ जिन बाबा रहते हैं और इनके दरबार में जिसकी कहीं सुनवाई नहीं होती, यहाँ पे वो लोग आइए, और इस तरीके से एक चलन बन गया जो आज तक चल रहा है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि दिल्ली वासी होते हुए मेजॉरिटी को इस बारे में पता नहीं है, और आप वहाँ जाएंगे तो आपको दिखेगा कि लोग चिट्ठियाँ लिख के विश फुलफिलमेंट के लिए भी वहाँ छोड़ के जाते हैं, और चिट्ठी की अलग अलग फ़ोटो कॉपीज़ बना के उस पर पूरा अपना एड्रेस, नाम, कई बार फ़ोटो भी लगी होती है,
और अलग अलग कोनों में रख जाते हैं, नॉट नोइंग कि किस डिपार्टमेंट का जिन कहाँ बैठा है. तो अगर आपका अमेरिका का वीज़ा नहीं लग रहा तो आप मेडिकल डिपार्टमेंट में तो चिट्ठी दोगे नहीं, आप वीज़ा डिपार्टमेंट में दोगे. अच्छा, तो उसमें ऐसा डिपार्टमेंट्स भी हैं. हाँ, ऐसा माना जाता है कि जिन्स के यहाँ भी इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट तो इसमें गलती होने के डिपार्टमेंट्स तो हैं. बहुत बड़े चांसेस हैं कि आपको गलत डिपार्टमेंट में ही पहुंच जाओ. तो आप बहुत सारी उसकी फोटो कॉपीज करते हो, सब जगह रख देते हो विद द बिलीफ कि सही डिपार्टमेंट का जिन जो है आपकी चिट्ठी पढ़ेगा एंड देन विल टेक केयर ऑफ योर विशेज, योर ह्यूमंस आर रिक्वायरमेंट्स. स्मार्ट. यस. और साथ में एग्जॉर्सिज्म की भी वो एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि जैसे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है वैसे इस जगह के लिए भी माना जाता है कि आप यहाँ आइए जिन बाबा के दरबार में, और अगर कोई मेलेवलेंट फोर्स ने आपको पोजेस किया हुआ है तो यहाँ आकर आप जिन बाबा के दरबार में अगर अर्जी लगाते हैं, पेशी लगवाते हैं, तो उनके आशीर्वाद से वो चीज़ आपको छोड़ देगी. लेकिन ये है कि डिपेंड करता है कि अब आपको कितनी बार आना पड़ता है. मुझे किसी ने कहा कि कई बार एक बार में काम नहीं बनता तो 7 बार, 21 बार, 40 बार, यू नो. थर्सडेज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है इसके लिए, तो आपको वहाँ काफ़ी लोग उस दिन ज़्यादा दिखेंगे, पर अदरवाइज भी दिखेंगे. और दोनों ही प्रोमिनेंट जो कम्युनिटीज़ हैं, हिंदूज मुस्लिम्स, सभी के आपको वहाँ लोग दिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे उनको दे कम विद दिस इननेट बिलीफ कि कोई तो है जो मुझे सुन रहा है. सो रीअश्योरिंग. वेरी रीअश्योरिंग कि सरकार है जो मुझे नहीं सुन रही, पुलिस है जो मुझे नहीं सुन रही, अस्पताल है जिनके पास मेरे लिए जगह नहीं है या टाइम नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है, मेरा परिवार है जिसको मेरी परवाह नहीं है, या थी परवाह पर वो भी मेरी सुन के मेरा दर्द, अब वो भी थक चुके हैं, लेकिन मेरा दर्द तो है, मुझे तो दर्द हो रहा है, मुझे तो तकलीफ़ हो रही है, मैं कहाँ जाऊँ. मेरे रिश्तेदार भी थक चुके हैं, मेरे बच्चे नहीं सुनते, मेरे वाइफ या मेरा हस्बैंड नहीं सुन रहा है, तो देन कहाँ जाऊँ मैं. वो यहाँ आते हैं. देर आर सो मेनी स्टोरीज जिनको माइथोलॉजिकल एंगल से अगर हम पढ़ने और समझने की कोशिश करें तो उनके बड़े बड़े इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स निकल के आते हैं. बिकॉज जब मैं ये बैठक करती हूँ तो कई लोग इन चीज़ों को चैलेंज भी करते हैं, स्टोरीज को, क्योंकि उन्होंने माइथोलॉजी का एक वर्जन पढ़ा हुआ है. बिकॉज माइथोलॉजी अपने आप में कोई फैक्ट्स नहीं है, यू नो. माइथोलॉजी इज somebody's truth, let's say, unlike fact which is everybody's truth, and fiction which is nobody's truth. Mythology is somebody's truth. ये मैंने एक लेक्चर सुना था देवदत्त पटनायक, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इसको हमारे लिए सिंप्लीफाई किया है. रामायण के भी कई वर्जन्स हैं, यू नो. साउथ ईस्ट एशियन वर्जन अलग है, नॉर्थ इंडियन कई वर्जन्स अलग हैं, बंगाली वर्जन अलग है, कन्नड़ा वर्जन अलग है. जैसे और कहने को रामायण ही है. हाँ, जैसे रामायण के एक वर्जन में दे से दैट सीता वाज रावण's डॉटर, एंड उन्होंने उनको जन्म दिया था, और जन्म कैसे दिया था कि रावण छीके तो वो पैदा हुई. तो सीता का मतलब ही ये है ही स्नीज्ड. लाइक स्टोरी ऑफ कृतिवास रामायणा, इसमें ये है कि जो राजा भागीरथ हैं उनका जो जन्म है वो 2 माँओं के थ्रू हुआ है, क्योंकि उनके पिता का तो देहांत हो जाता है. तो शिव उनकी माँओं को इस तरीके का वरदान देते हैं कि तुम यू विल कम टुगेदर एंड गिव बर्थ टू अ चाइल्ड. सो इट इज़ द 2 women कमिंग टुगेदर एंड भगीरथ के जन्म के लिए. एंड शिखंडी हु इज, जब उनका अम्बा का दोबारा पुनर्जन्म हुआ है तो वो एक लड़की के रूप में ही हुआ है, और जब उनका विवाह होता है एक लड़की के साथ ही होता है, तो फिर वो टेम्परेरीली एक यक्ष की मदद से जंगल में जाके लड़का बनती हैं और आती हैं, एंड द मैरिज इज कॉन्ज्यूमेटेड. बट देन फिर वो उस मेल फॉर्म में ही रहती हैं अंत तक. लेकिन हाँ, भीष्म उनको देखते ही पहचान जाते हैं कि इनका जन्म तो एक लड़की के रूप में हुआ था. हाँ, ये कन्वर्ट हुए हैं अब यक्ष की मदद से, तो इसलिए मैं इन पे हथियार नहीं उठाऊंगा. इसलिए वो शिखंडी को हम जानते हैं कि उन्होंने आगे खड़ा करके पीछे से कृष्ण ने तीर चलवाए भीष्म पितामह पे. बट देन इस होल आइडिया ऑफ, यू नो,
going into the forest. Are they talking about a sex change operation? Are they hinting at that? Yeah. What we see in today's world? Even this example, even like यक्ष का रोल क्या हुआ? Sex change ही हुआ ना? You were a girl and you became a man. हाँ. तो कुछ तो हुआ ना, वहाँ पे वो यक्ष था, but there it's also hinting कि some intervention happens and then your gender transforms. Exactly. That's being hinted. मालचा महल एक हंटिंग लॉज है अगेन 14th सेंचुरी का. 1970s में एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रिंसेस आई. शी सेड आई एम वन ऑफ द लास्ट डिसेंडेंट्स ऑफ वाजिद अली शाह. Okay. अवध के जो आपके नवाब थे. हाँ. और वो खुद को प्रोक्लेम कर रही है कि मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ और भाई मुझे मेरा जायज़ हक दिया जाए भारत सरकार के द्वारा. Okay. फिर उनको पता नहीं ये हंटिंग लॉज में आखिरकार भेज दिया गया कि ठीक है यहाँ रह लीजिए. और वो मान भी गई रहने के लिए, क्योंकि उससे पहले वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 10 साल तक वहाँ का जो एक तरीके से VIP क्लोक रूम या क्या कहें लाउंज जो भी रहा होगा उसके अंदर ही 10 साल तक रही. हाँ वहाँ अपने बेटा और बेसिकली बेटी, होमलेस 2 लोग. बेटा और बेटी के साथ रही. बट कुछ अपने साथ सामान लेके आई हुई थी जो उन्होंने वहीं सब बिछा दिया. कुछ पर्शियन कारपेट्स और कुछ सामान, सोफ़ा, ये वो ताम झाम, और कुछ सर्वेंट्स भी रखे हुए थे उन्होंने. कहाँ? और वहीं रेलवे स्टेशन पर ही. फिर हार के भारत सरकार ने उनको ये इधर एक मिनट, मालचा महल में जगह दे दी. लाउंज में रहती थी, पर्शियन कारपेट और सोफा लेके आई थी और नौकर चाकर रखे हुए थे. हाँ पूरा वहीं बस गई वो रेलवे स्टेशन पर ही. क्यों? उन्होंने कहा कि भी मुझे मेरा जायज़ हक भारत सरकार दे, मैं लास्ट डिसेंडेंट हूँ वाजिद अली शाह की. कोई तो स्टेशन पे रहने से कैसे मिल जाएगा वो? एक तरीके का प्रोटेस्ट है उनका. और पता नहीं कहाँ से सडनली आ गई और बोल के होता है ना, एक झूठ को आप कई बार बोलो तो हमें पता भी नहीं है, शायद सच ही बोल रही हैं और ऐसा लग रहा है सबको. और फिर भारत सरकार ने हार कर, क्योंकि उन्होंने फॉरेन मीडिया को लिखना शुरू किया बहुत. ये सब ये कब की बात है? ये 1970s की बात है. और फिर इवेंचुअली वो यहाँ शिफ्ट हुई. पता नहीं ऐसे जंगली से एरिया के अंदर ये 14वीं शताब्दी का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है. हाँ. मालचा महल. वहाँ पे आके रहने लगी अपने फुल्ली ग्रोन अप डॉटर और सन के साथ. अच्छा. वो कह रहे हैं कि वो प्रिंस अली रज़ा है सन का नाम और बेटी का नाम सकीना है. और उन्होंने काफ़ी सारे कुत्ते और नौकर चाकर भी रखे हुए थे. कहीं से तो उनको पैसा आ रहा था पीछे से. ऑब्वियसली वही. और फिर एक स्टेज पे आकर पता चला कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है. और फिर धीरे धीरे कुछ सालों बाद उनकी बेटी भी मर गई और फिर आखिरी में अकेला बेटा भी मर गया, मतलब थोड़ी अच्छी उम्र में आके. और तो अब वहाँ पे क्या है? तो जो पूरी जो अप्रोच है इस स्पेस की अपने आप में बड़ी स्पूकी सी है. और कई लोग हैं जो वहाँ आते हैं और उनमें से कुछ इस तरीके के भी थे जो अपने कुछ पेंडेंट्स और उसके थ्रू दे कैन सेंस सम energy there or some malevolent presence over there, and 1 or 2 of such people felt something and they even among your guests. yeah so ये बड़ा एक अजीब सा. How do you interpret such layers to a story that you are narrating? देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो तीनों वहाँ पर बहुत लंबे समय तक रहे. And eventually all 3 of them died in that space. We don't know about what happened to the mother's body. It was children who later on said that she committed suicide by swallowing diamonds. And we don't know for sure. But और eventually फिर बहन मरती हैं, फिर भाई मरते हैं. पुलिस को तो इवेंचुअली बेटे की ही बॉडी मिली, प्रिंस अली रज़ा की. और ये काफी गैप पे मरे हैं, कई सालों के गैप में. पर बाकी माँ और बेटी की बॉडी भी नहीं मिली है. हाँ.
we don't know. He only gave the final version that they've died. yeah. और भाई बहन ने मदर का वर्जन दिया था कि वो हीरा निगल के गुजर गई थी. तो मतलब उनका डेथ को भी उन्होंने बड़े शाही वे में एक तरीके से प्रोजेक्ट किया. Death also by diamonds. So and I mean I felt these were disturbed souls, but disturbed in the sense that they certainly had some mental health issues. Yeah. Like you spoke about mental health, are there more incidences or stories from the history of prominent people dealing with mental health, since it's a new word? शाहजहां, जिनका टाइटल शाहजहां मिलने से पहले उनका नाम खुर्रम है, और उनको वो अपने वालिद जहांगीर के ख़िलाफ़, नूरजहां जो उनकी स्टेप मदर हैं, इन दोनों के ख़िलाफ़ वो एक मोर्चा खड़ा करते हैं और एक तरीके से बगावत करते हैं. खैर वो बगावत कुचल दी जाती है, लेकिन वो दोबारा ऐसा ना करे इसके लिए जहांगीर और नूरजहां उनके 2 बेटों को ज़मानत के तौर पे अपने यहाँ रख लेते हैं. Okay. एक तरीके से लग्जूरियस हाउस अरेस्ट में. किसको? दारा शिकोह और औरंगज़ेब को. और औरंगज़ेब शायद दिखने में बचपन में उतने अच्छे नहीं थे, या नॉर्मल लुकिंग होंगे, या कई बार होता है कि एक बच्चा ज़्यादा आर्टिकुलेट होता है, ज़्यादा बातचीत में स्मार्ट होता है, जो भी उनमें पर्सनालिटी डिफरेंसेस थे. पर इस पूरे पीरियड में दारा शिकोह को बहुत अहमियत मिली. औरंगज़ेब को थोड़ा साइडलाइन करके रखा गया, या उनका ये एक्सपीरियंस था. तो कहते हैं कि इस एस्पेक्ट ने भी उनके जहन पे बहुत असर डाला. तो जो सिबलिंग राइवलरी है कहीं वहीं से एक तरीके से शुरू हो गई उनके बीच में. और इतनी छोटी एज में उनको उनकी माँ से भी अलग कर दिया गया. यू नो, वो क्यों हुआ दादा था? दादी के पास हाउस अरेस्ट में रहने के लिए. वहाँ चले गए तो हाँ. क्योंकि वो एक तरीके से जैसे हमने कहा कि ज़मानत के तौर पे वहाँ थे दोनों, कि उनके वालिद कोई गड़बड़ ना करें, अश्योरेंस, सेफ्टी के लिए. तो वो उन सब चीज़ों का उनके जहन पर बहुत बहुत असर आया, which then played out in how the battle of succession unfolded. And Was he an also, angry man? at Like least वो father, गुस्से से औरंगज़ेब. फादर और बड़े भाई को लेकर ऐसी कई कहानियाँ हैं जिसमें ये माना जाता है. और जैसा हम बात भी कर रहे थे कि वो काफ़ी पार्शल थे दारा शिकोह और जहानारा के प्रति एज़ कम्पेयर टू जो बाकी बच्चे थे. और उन्होंने हमेशा दारा को मुग़ल कोर्ट में अपने पास रखा, आगरा में, दिल्ली में. ये बेटे अलग अलग जगहों में थे, बाकी शुजा ईस्ट में थे, मुराद गुजरात की तरफ थे, औरंगज़ेब डेक्कन में थे. तो लार्जली अवे फ्रॉम द मुग़ल कोर्ट, मैनेजिंग डिफरेंट रीजन्स, फाइटिंग बैटल्स. और जिस तरीके के स्टाइपेंड दारा को मिलता था, जिस तरीके के टाइटल्स उनको मिले, ऑल दिस थिंग्स केप्ट एडिंग ऑन टू द गुस्सा, हाँ, feeling left out or yeah. partialed out. So build up. That's that what build-up probably was- makes him the man that he Yes. was. That's why they say that जब उन्होंने उनके अपने वालिद को कैद में भी रखा 7 या 8 साल, वो कभी उनसे मिलने नहीं गए, और फिर उनके लास्ट राइट्स के लिए भी नहीं गए. एंड ही गेव हिम अ वेरी अनबादशाह लाइक फ्यूनरल, और फिर उनको चुपचाप से अपनी माँ के मकबरे के साइड में, ताजमहल में दफन करवा दिया. जबकि आप वहाँ जाते हैं तो आपको सिमेट्री उसकी देख के बरियल प्लेस की बड़ा अजीब सा बहुत अजीब लगता लगता है. हाँ. कि ये साइड में ऐसे Yeah. करके क्यों है. Yeah. Because it was not meant to be, it was just meant to be मुमताज़'s burial place. तो उनको प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ सेंटर में दफनाया गया है. बट फिर इनको फटाफट साइड में. सो कह सकते हैं कि आई डोंट नो वेदर ही वाज आउट एंड आउट एंग्री मैन, बट एटलीस्ट फादर और दारा की तरफ उनका काफ़ी एक तरीके का रोष और गुस्सा था. तो ये कुछ इंटरेस्टिंग किस्से हैं जिसमें हमें दिखता है कि कुछ चीज़ें जो हमारे मेंटल वेलबींग को सटल वेज में भी इम्पैक्ट करती हैं,
क्योंकि हम पोजीशन ऑफ पावर में आगे जाकर बैठ रहे हैं, उसका देश दुनिया पे भी काफ़ी असर पड़ सकता है हमारे उन क्वर्क्स का जो हमने डेवलप कर लिए हैं एज अ रिजल्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस या चाइल्डहुड ट्रॉमास, जो भी कह लें उन्हें। हम ऐसे हैं तो हम ऐसे क्यों हैं, और कोई सामने वाला जैसा है वो वैसा क्यों है, उसको डीमिस्टिफाई करने के लिए कहानियाँ सुननी और सुनानी बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक रुडयार्ड किपलिंग सेड दैट इफ हिस्ट्री वाज टॉट इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज इट वुड नेवर बी फॉरगॉटन। Absolutely. No, I agree. Absolutely. If history was taught this way, then all of us would have been intrigued by it. Forget about taking it like a subject. Because it's about people like us only, just lived few years before us. That's the only difference. Lived a certain way. Absolutely. Lovely. Thank you for your time. Thank you so much. तो ये है भाई कहानी गुस्से की। हिस्ट्री में हम कितने भी पीछे चले जाएं, लेकिन पावर की लड़ाई के पैटर्न्स सिमिलर ही मिलते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर सुनिएगा डॉक्टर रजत मित्रा का हमारा पॉडकास्ट, जो कि हिस्ट्री, साइकोलॉजी, यूथ एंड सीनियर्स को कंबाइन करके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है। उसकी एक बात जो मुझे भूले नहीं भूलती है वो ये कि नॉर्थ इंडिया में इस टाइम के 1600, 1700, 1800 के टाइम के मंदिर क्यों नहीं दिखते हैं। उन्होंने उसका एक बहुत ही अच्छा एक डेटाबेस, साइंटिफिक, प्रूवेबल एक्सप्लेनेशन दिया है। और इसके अलावा बहुत सारी बातें हुई हैं जो आई एम श्योर बहुत मज़ेदार लगेंगी आपको। और फिर सुनिएगा डॉक्टर अवधेश सिंह जी का पॉडकास्ट, जिस पे बातचीत तो खास क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर हुई है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, क्यों इसके बारे में बात करना ज़रूरी है भी कि नहीं है, कहाँ से मिस होती है, ये सारी कॉन्वर्सेशंस में निकल के आया रोल हमारे रिलीजन का, हमारी माइथोलॉजी का, हमारे सुपरस्टिशंस का या हमारे कल्चर्स का, और उस पे ट्रांसजेनरेशनल आप पे और मेरे पे उसका असर। तो ये तीनों कॉन्वर्सेशन मिलके आई थिंक हम 1600 के टाइम से लेके आज तक के टाइम को बहुत ही इंटरेस्टिंगली कवर कर पाएंगे। आई होप यू लाइक इट। हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या चीज़ें हमारे पॉडकास्ट में पसंद आती हैं, आपको किस तरह के गेस्ट सुनने का मन है, किस तरह के टॉपिक्स आपको इंटरेस्ट करते हैं, और इन पॉडकास्ट के बारे में भी अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करिए। आई होप यू एंजॉइंग इट। कीप फ्लोटिंग विद द फिश।